नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम जनवाणी। जैसा कि आपको मालूम है, जनवाणी कार्यक्रम में हम अक्सर ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आज के अंक में भी हम ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही जनजातीय विकास और उत्थान में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। साथ में बात करेंगे वाटरशेड कार्यक्रमों की और बात करेंगे कि हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड के सहयोग से कितने वाटरशेड कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अब तक कितनी उन्नति इनमें की जा सकी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करण जी, जो सहायक प्रबंधक हैं नाबार्ड शिमला में। आपका इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद, स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कार्यक्रम जनवाणी है, जनता से जुड़े मुद्दों के पर हम बात करेंगे और आज बात नाबार्ड की होगी। क्या है नाबार्ड और क्या कार्य करता है नाबार्ड? जी सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार देना चाहूँगा और साथ ही मैं डीडी हिमाचल का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे नाबार्ड के दो मुख्य डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। जी नाबार्ड, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नाबार्ड मुख्य तौर पर 3 क्षेत्रों में काम करता है। पहला है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में हम जो रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ग्रामीण बैंक्स हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको हम रीफाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आगे जाकर किसानों तक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनके क्रेडिट की जो उनके नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं। दूसरा, हम स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं रूरल एरियाज की, उनको पूरा करने में उनका उस लोन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा मेन वर्टिकल आता है वो है सुपरविजन का। सुपरविजन में हम ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, इन दोनों का इंस्पेक्शन करते हैं और उनकी सुपरविजन करते हैं और उनकी जो रिपोर्ट होती है रेगुलेशन के लिए वो RBI को भेजी जाती है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये जो संस्था है ये एक वित्तीय संस्था है, लेकिन एक बैंक के रूप में कार्य करती है, जो सतत कृषि विकास और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो लघु सूक्ष्म जो लघु कुटीर उद्योग हैं उन्हें ये संजीवनी प्रदान करती है। आज का कार्यक्रम हमारा जो ताना बाना गूंधा गया है, ये गूंधा गया है कि जनजातीय विकास, जनजातीय क्षेत्र में नाबार्ड के सहयोग से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि जनजातीय क्षेत्र का उत्थान जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो जनजातीय विकास की हम बात करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जनजातीय इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और बहुत से दूसरे और जिलों में भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो जनजातीय के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस क्षेत्र में उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए नाबार्ड के सहयोग से क्या कुछ चलाया जा रहा है? जी जैसे कि आपने बोला, जी हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 42% जनजातीय क्षेत्र में आता है, जो कि शेड्यूल 5 हमारे भारत के संविधान में है। जी उसमें से भी अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो 71% से ज़्यादा पॉपुलेशन उन एरियाज़ की ट्राइबल पॉपुलेशन की है। जी लेकिन वो ट्राइबल पॉपुलेशंस दुर्गम इलाकों में रहने की वजह से उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। जी तो इसको मद्देनज़र रखते हुए नाबार्ड ने सन 2005 में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड करके एक प्रोग्राम शुरू किया था और सन 2011-12 में हिमाचल प्रदेश में पहला एक प्रोजेक्ट हमने सेंशन किया था। जी अब इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो ये होती है कि ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम टारगेट करते हैं उनके ट्राइबल पॉपुलेशंस की। जी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो हमारा इसमें जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके तहत जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं और आज की डेट में हमारे हिमाचल में टोटल 13 हम ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे चुके हैं और अभी 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 9 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। जी प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश के जनजातीय इलाके की बात करें, जनजातीय इलाके का जो जलवायु है और हमारे जो बाकी जो शेष बचे हुए जो प्रदेश का जलवायु उसमें भिन्नता रहती है, वहाँ की शुष्क रहती है काफ़ी जलवायु। तो वैसे में वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए आपके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा जो बाड़ी मॉडल अपनाया जाता है, वास्तव में वो बाड़ी मॉडल क्या है और वो प्रदेश के उसमें जनजातीय इलाकों में किस तरह से कार्य कर रहा है?
जी, वाड़ी का मतलब आप समझिए कि पौधाकरण होता है ना, जो हम बाग लगाते हैं जी, वो हमारा वाड़ी मॉडल है जी। वाड़ी मॉडल में ये जो हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका जो कोर सब्जेक्ट होता है वो वाड़ी मॉडल होता है जी। उसके साथ साथ हम उनमें जो सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन और उसके साथ साथ जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ावा देने में हम सपोर्ट करते हैं जी। और लाइवलीहुड इंटरवेंशंस जितने हो सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे काफ़ी सारे हम उसमें कंपोनेंट रखते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जी। जैसे आपने आजीविका के बारे में कहा, लाइवलीहुड जो मॉडल रहते हैं आपके बाड़ी के अलावा जो आपने बताया, तो लाइवलीहुड मॉडल को अगर क्या प्रदेश में लागू किया जा चुका है या अभी किया जाना प्रस्तावित है, और इसमें क्या कुछ व्यवस्था रहती है? जी, लाइवलीहुड बेस्ड एक हमारा अलग इंटरवेंशन होता है इसमें TDF में ही जी। उसमें वाड़ी से हटकर हम जाते हैं, जैसे कि पशुपालन, कुछ ट्राइबल जो हमारी जनजातियां हैं जैसे कि गुज्जर कम्युनिटी हो गई जी। हमने एक बिलासपुर में एक प्रोजेक्ट दिया था, वो एक मिक्स्ड मॉडल था। वाड़ी के साथ साथ हमने उनको पशुपालन के लिए सहायता प्रदान की थी जी। और अभी हम चंबा में भी एक हमारा प्रोजेक्ट इन लाइन है जो कि सेम इस पे पशुपालन के ऊपर आधारित रहेगा जी। और इसमें हम पूरे ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के तहत हम एक पर परिवार 72,000 रुपये का ग्रांट मुहैया कराते हैं जी। और ये प्रोजेक्ट 6 से 7 साल की अवधि में चलता है जी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों तक ये बता देना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप नाबार्ड से जुड़ी किसी स्कीम या किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0177, शिमला का STD कोड है 28000177 और 28000178। ये हमारे फ़ोन नंबर है जिनके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और नाबार्ड से संबंधित कोई भी योजना की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। और पुनः मैं आपसे करण जी बात करना चाहूँगा, अब हम बात करते हैं वाटरशेड कार्यक्रम की, क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें, जिस तरह से हमने कहा कि हिमाचल में हमारे पास जनजातीय इलाके भी है जो लगभग वर्ष के 9 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं। अगर वहाँ पर बारिश की बात करें, सिंचाई भूमि की बात करें तो वो काफ़ी कम रहती है। तो ऐसे में अगर प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी बात करें कि भूमि को सिंचित ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए वाटरशेड कार्यक्रमों का हिमाचल में कितना आपने भविष्य देखा है, क्या कुछ किया जा सका है? जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इसका। वाटरशेड प्रोग्राम हम यानी कि जलागम विकास जो हमारे कार्यक्रम हैं जी, इनको इसलिए चलाया जाता है क्योंकि जैसे आप हिमाचल की बात कीजिएगा तो एक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत देखा जाता है जी। और जलवायु परिवर्तन का आजकल हम सब देख ही रहे हैं कि अभी दिसंबर के महीने में ही ले लीजिए कि हिमाचल में 98% कमी हो रही है बारिश की जी। और वहीं आप माउंट आबू में देखिएगा तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है जी। तो ये एक जो जलवायु परिवर्तन के जो संकेत हैं वो अब सबके सामने नज़र आने लगे हैं जी। तो वाटरशेड में हम वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम जो जल संग्रहण क्षेत्र होते हैं यानी कि कैचमेंट एरिया जो होते हैं हमारे जी, उसके अराउंड जितने भी हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, हमारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी, वो हम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि कैच द ड्रॉप वेयर इट फॉल्स जी। जो बहता पानी है, भागता पानी है, उसको हम रोकते हैं, धीरे करते हैं जी। और जो चलता हुआ पानी है उसको हम रोकते हैं जी इस कार्यक्रम के तहत जी। अब वाटरशेड कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो क्या इसके लिए समतल भूमि का होना ही लाजमी है या ढलानदार भूमि पर भी वाटरशेड के जो ये जलागम विकास के तहत जो ये कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं वो उस भूमि में भी ये किए जा सकते हैं? नहीं, इसमें जो रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है वो 1% स्लोप मिनिमम चाहिए होता है जी। बिल्कुल जो सपाट इलाके होते हैं वहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि जो ये मैंने आपको बताया जो कैचमेंट एरिया होता है वो एक किसी खड्ड का या किसी बड़ी नदी का जो उसका जल संग्रहण एरिया होता है उसके जो वहाँ पे उस एरिया में हम जितने भी इंटरवेंशंस कर सकते हैं, जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी, वो तभी हो पाते हैं जब उसका एक स्लोप मिनिमम 1% से ज़्यादा हो जी। अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कि ये जब से ये वाटरशेड कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो हिमाचल में कितनी प्रगति की जा सकी है और कितने कार्यक्रम किए जा चुके हैं? जी, आज की डेट तक हमने कुल 50 वाटरशेड कार्यक्रम अब तक हिमाचल प्रदेश में सेंशन कर दिए हैं जिसमें से 8
कंप्लीट हो चुके हैं जी। और इनके लाभार्थियों की बात करें तो 27,000 से ज़्यादा परिवारों को इनका लाभ मिल रहा है जी। और 40,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इसके अंडर ट्रीट हो रही है जी। और एक जो मैंने आपको बताया हमारे 8 कंप्लीट वाटरशेड्स हैं, उसमें से एक की हमने इम्पैक्ट इवैल्यूएशन स्टडी भी अभी कराई थी रिसेंटली और उसमें ये पाया गया कि 87% क्रॉप एरिया इंक्रीज़ हुआ बिफोर और आफ्टर हमारे इंटरवेंशन के जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रही है और एक पॉजिटिव न्यूज़ रही है कि हमारे जो इंटरवेंशंस हम ग्राउंड पे कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट आ रहा है। जी, सकारात्मक परिणाम नज़र आने लगे हैं। अगर हिमाचल की बात करें, क्या हिमाचल में कोई ऐसा वाटरशेड कार्यक्रम आपके द्वारा जो है वो संचालित किया जा रहा है जिसके आपको कोई सकारात्मक परिणाम ऐसे मिले हों जिसमें जो सिंचित भूमि का दायरा है उसमें और बढ़ोतरी दर्ज की गई हो? हाँ जी, ये मैंने जो आपको बताया 87% इंक्रीज जो क्रॉप एरिया का हुआ है जी। वो दसेरन वाटरशेड एक हमारा प्रोजेक्ट हुआ था सोलन जिला में। सोलन जिला में जी। तो उसका हमने ये जो इम्पैक्ट वैल्यूएशन कराया था जी, तो उसका परिणाम हमारे सामने आया था ये। जी। करण जी, यहाँ पर एक बात का जिक्र करना और भी लाजमी हो जाता है। वाटरशेड कार्यक्रम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो क्या पूरे भारतवर्ष में ही वाटरशेड कार्यक्रम की जो रूपरेखा एक जैसी रहती है या कुछ एक जो हमारे राज्य रहते हैं पूर्वी राज्यों की अगर बात करें वो पहाड़ी राज्य रहते हैं, हिमाचल जैसी परिस्थितियाँ वहाँ पर भी रहती हैं, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है? तो क्या वहाँ पर जो संचालित किए जा रहे हैं वाटरशेड कार्यक्रम और हिमाचल प्रदेश में जो क्या उनमें कोई भिन्नता है किसी प्रकार की? जी, शुरुआती तौर पे जैसे कि आपने बोला जो पूर्वी हमारे प्रदेश हैं जी, वहाँ पर स्प्रिंग शेड बेस्ड वाटरशेड प्रोग्राम शुरुआत की गई थी वहाँ पे जी। और अब धीरे धीरे वो स्प्रिंग शेड को हम हिमाचल में भी अब लेके आ रहे हैं। स्प्रिंग शेड होते हैं जो धरती के नीचे से अंदर से पानी आता है जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और वो जो एक्विफर कहते हैं उसको वो एक्विफर पहाड़ के अंदर उनका पानी का एक रिचार्ज होके एक एग्जिट से वो पानी बाहर निकलता है जी। तो हम अब उसके ऊपर भी आ गए हैं और हमारे हिमाचल में इनफैक्ट 21 स्प्रिंग शेड बेस्ड वाटरशेड प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। जी। वाटरशेड कार्यक्रमों का संचालन क्रियान्वयन करने के लिए सही मायने में कहे जाए तो वाटरशेड कार्यक्रम कितने चरणों में तैयार किया जा सकता है? कितने चरण रहते हैं उसके प्रस्तावना से लेकर उसके तैयार होने तक? जी, मुख्यतः 3 चरणों में ये हमारा प्रोजेक्ट चलता है 5 से 6 साल की अवधि में। पहला हमारा होता है पार्टिसिपेटरी और प्री CBP अप्रोच, प्री कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। उसमें हम ये देखते हैं कि लोग कितने विलिंग हैं वहाँ पे जी। जो जन भागीता है, जो जन सहभागिता है वो कितनी है वहाँ पे, क्योंकि मूलतः ये प्रोजेक्ट जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं को चलाना होता है। जो हमारी ग्रांट असिस्टेंस रहती है वो भी उन्हीं के पास ही जाती है सीधी जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं उनका श्रमदान वो कितना करते हैं जी। श्रमदान की हम एक कट ऑफ रखते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में 16% तो मिनिमम श्रमदान जन सहभागिता से आना चाहिए जी। और हम उनकी एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं जो हमारे सक्सेसफुल वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं जी। उनकी वो वहाँ पे जाके उनको दिखाया जाता है कि बिफोर और आफ्टर इंटरवेंशंस क्या फ़र्क पड़ा है, उन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी जीवन में, उनकी आय में क्या फ़र्क आया है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जो कि होता है कैपेसिटी बिल्डिंग फेज़। वो 1 साल तक चलता है और वाटरशेड वैसे हम 500 से 1000 हेक्टेयर का एक एरिया लेते हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग फेज़ में हम 100 हेक्टेयर एरिया को लेकर वहाँ पर इंटरवेंशन की शुरुआत करते हैं। जो हमारे ट्रीटमेंट प्रपोज होते हैं जैसे कि डंगे लगाने हैं और कुछ ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट पे कुछ काम करना है, जैसे चेक डैम लगाने हैं, लूज बॉर्डर लगाने हैं। तो वो वहाँ से शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लोग कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर तो एक पॉजिटिव हमें वहाँ पे रिज़ल्ट निकल के आता है तो हम उसको फिर फाइनल फुल इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में लेकर जाते हैं जो कि 1 और 4 साल तक आगे चलता है जी। उसमें हम पर हेक्टेयर पर एकड़ 25,000 रुपये का ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी। अगर वाटरशेड कार्यक्रमों का जिस तरह से आपने कहा है कि मैंने जैसे कहा, यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग जहाँ के बाशिंदे ये चाहते हैं कि वहाँ पर उस इलाके में वाटरशेड कार्यक्रम जो है वो बनाया जाना चाहिए, तो उसके लिए उन्हें सर्वप्रथम क्या करना होगा? वो कहाँ आवेदन कर सकते हैं, किस माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ताकि उसके बाद वो भूमि का चयन वहाँ कर सकें? जी, हम
जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं, एनजीओज होते हैं, हम उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स को जनरली चलाते हैं। उनको हम अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बोलते हैं। तो जो एरिया के लोग हैं, या तो वो सीधा एनजीओज को मिलकर, जो उनके एरिया की एनजीओज हैं, उनके थ्रू वो प्रोजेक्ट को हमारे तक पहुंचा सकते हैं, या वो सीधा ही हमारे जो जिला विकास प्रबंधक होते हैं, हर जिला में एक जिला विकास प्रबंधक होते हैं हमारे, जो कि प्रोजेक्ट को मोबिलाइज करते हैं, उनके पास भी वो अपना रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं। और अगर वो एनजीओ को नहीं जानते हैं तो हमारे जिला विकास प्रबंधक उस क्षेत्र में जो भी एनजीओ काम कर रहा होता है, उसके थ्रू प्रोजेक्ट हमारे ऑफिस तक रिकमेंड कर देते हैं। जी। और भूमि के चयन की हमने बात की थी कि क्या भूमि चयन करने के लिए कोई तकनीकी अधिकारियों की एक टीम रहती है जो उस इलाके का दौरा करती है, ताकि वहाँ पर बताया जा सके कि ये जगह ज़्यादा उपयुक्त है जहाँ पर वाटरशेड कार्यक्रम को लगाया जा सकता है? जी, जो एनजीओ होती है उनके पास भी तकनीकी, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रोजेक्ट है, तो उनके पास भी तकनीकी सहायक होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर्स होते हैं। वो वहाँ पे जाके पहले स्टडी करते हैं, फिर वो जब प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है तो हम भी वहाँ जाकर स्टडी करते हैं। हमारे पास तकनीकी एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं, देखते हैं कि मिट्टी का कटाव कितना है, वहाँ पे प्लांटेशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है और कितनी हो सकती है, वो सब हम देखकर फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट को सैंक्शन करते हैं। जी। और कुल मिलाकर अब जैसे हमारे पास आज के कार्यक्रम के जो दो टॉपिक हैं, जनजातीय विकास की बात करेंगे और वाटरशेड कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम को संचालन के लिए, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जो अहम चीज़ है वो है वित्त का प्रबंध करना। तो जैसे आपने जनजातीय विकास के लिए भी बताया कि हमारे पास लाइवलीहुड कार्यक्रम के तहत कौन से पशु आप उपलब्ध करवाते हैं, और जो बाड़ी प्रोग्राम है, या दूसरी तरफ वाटरशेड कार्यक्रम जब लगाया जाता है, तो दोनों ही कार्यक्रम के लिए वित्त का होना बहुत ज़रूरी है। तो वित्त सहायता किस तरह से, किस माध्यम से आप प्रोवाइड करवाते हैं? जी, नाबार्ड इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए ग्रांट सपोर्ट देता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। और उसके ऊपर अगर, जैसे मैंने आपको बताया, वाटरशेड में 25,000 रुपये पर एकड़ का हम ग्रांट सपोर्ट दे रहे हैं। जी। लेकिन अगर उससे ऊपर भी वहाँ की एरिया की रिक्वायरमेंट है, जी, और लोग कहते हैं कि एरिया में काफ़ी डिग्रेडेशन है और उसका एनवायरनमेंट को ठीक करना है, तो थोड़ा और खर्चा आएगा, तो CSR मोड में भी हम उन प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। जी। वाटरशेड की बात करें तो हमारे अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ACC लिमिटेड के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा एक सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, उनके साथ भी हमारा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। बिल्कुल। और इनके रखरखाव की अगर बात करें हम, जैसे वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कोई प्रोजेक्ट लगा दिया गया है, तो उसके रखरखाव के लिए क्या कोई टीम बनाई जाती है, या कौन उसका प्रबंधन करता है? जी, वाटरशेड डेवलपमेंट में, वाटरशेड प्रोजेक्ट्स में हम एक मेंटेनेंस फंड का प्रावधान करते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट तीसरे स्टेज पे आ जाता है, यानी कि फुल इम्प्लीमेंटेशन फेज में आ जाता है वो, तो हम एक मेंटेनेंस फंड उनका खुलवाते हैं, विलेज वाटरशेड कमेटी का। जी। वो हर महीने कुछ ना कुछ उसमें अपना इक्विटी डालते रहते हैं, और उसकी मैचिंग इक्विटी नाबार्ड भी उस फंड में डालता रहता है। जी। तो जब प्रोजेक्ट 5 से 6 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, तो जो एसेट्स वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि चेक डैम बन गया है या फिर कुछ और वहाँ पे इंटरवेंशन किया गया है, उसके रखरखाव के लिए जो पैसा चाहिए, वो एक मेंटेनेंस फंड उसके लिए तैयार हो जाता है। जी। जी। जन सहभागिता की अगर बात करें हम, क्योंकि लोगों की जब तक जन सहभागिता नहीं रहती है किसी काम में, उनमें एक अपनत्व की भावना नहीं आती कि ये जो काम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा है, अपना है। तो लोगों की सहभागिता के लिए किस तरह से उनको जागरूक किया जाता है, कैसे सुनिश्चित किया जाता है उनकी सहभागिता को? जी, जन सहभागिता ही एक्चुअली हमारा जो कोर है इन दोनों प्रोजेक्ट्स का, वो जन सहभागिता ही है। जी। हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स में विलेज की कमिटीज़ बनाते हैं वहाँ पे, और वाटरशेड की बात करें तो मिनिमम 9 लोगों की एक कमेटी होती है, और उसमें से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मिनिमम 30% महिलाएं होनी चाहिए उसमें। जी। और जो फंड जाता है, प्रोजेक्ट मेजर्स का जो फंड जाता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें लगनी हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपके ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पौधे लगने हैं, या फिर वहाँ पे इरिगेशन के लिए पाइप्स लगनी हैं, तो वो सब का पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाता है। तो हम जो स्टार्टिंग की हमारे जो पहले वो स्टेजेस होते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों की विलिंगनेस कितनी है। जी।
बिल्कुल, अब जनजातीय विकास के तहत जो आपने आजीविका मॉडल बताया था, आजीविका मॉडल जिसके तहत पशुधन जो है आप एक परिवार को मुहैया करवाते हैं एनजीओ के माध्यम से, तो उसमें कितनी सहायता अनुदान राशि आप मतलब प्रदान करते हैं? जी, चाहे वो वाड़ी मॉडल हो, चाहे वो लाइवलीहुड बेस्ड मॉडल हो जी, हम उसमें 72,000 रुपये पर फैमिली का ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। और वो जो समय अवधि होती है 5 से 6 साल की, उसके तहत जैसे जैसे स्टेजेस कवर होते रहते हैं वैसे वैसे उनको अनुदान दिया जाता है जी। और जब हम उसकी डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो हम वो सब कुछ सुनिश्चित करते हैं कि उससे उनकी आय में वृद्धि हो जी। और जैसे कि हम पशु की बात करते हैं, पशु अगर हमने उनको दिए हैं तो हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है जी, उत्पादकता है जो उनकी पशुओं की, वो भी साथ साथ बढ़े। तो उसके लिए जितने भी कंपोनेंट्स डालने होते हैं वो हम डीपीआर में डलवाते हैं जी। अब बिल्कुल, अगर इसके बारे में पात्रता की बात करें कि कौन लोग उसके लिए पात्र हो सकते हैं या कौन परिवार पात्र हो सकते हैं, उसका निर्धारण कौन करता है और किस माध्यम से करता है? जी, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें हमारा एक जो क्राइटेरिया है जी, अगर तो वो शेड्यूल्ड एरियाज़ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर हो गई जी, तो इसमें हम क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जी, तो उसमें अगर हमारे पास जैसे प्रपोजल आता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको सेंक्शन कर देते हैं जी। लेकिन अगर कुछ एरियाज़ में ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल 5 में नहीं आती है, तो हम पहले ये इंश्योर करते हैं कि ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे मिनिमम 50% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उस एरिया की होनी चाहिए जी। अब एक बार वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। रिज टू वैली अप्रोच का जो संकल्पना है वो वाटरशेड कार्यक्रम में किस तरह से सहायक रहती है? रिज टू वैली हमारा एक कोर प्रिंसिपल है वाटरशेड को इम्प्लीमेंट करने का जी। रिज यानी कि जो पहाड़ का ऊपर का टॉप होता है और वैली नीचे तो हम ऊपर से नीचे चलते हैं जी, क्योंकि ऊपर का जो एरिया होता है वो काफ़ी फ्रेजाइल होता है। वहाँ पे जो मिट्टी की आप डेप्थ देखेंगे वो बहुत कम होती है जी। और अगर वहाँ से अगर मिट्टी की डेप्थ कम होगी और वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं होंगे तो वो सारा ड्रेन में जो आपका इरोजन है वो बढ़ता जाएगा जी। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे तक जाते हैं जी। एरिया ट्रीटमेंट हम करते हैं, जैसे ऊपर हम हॉर्टिकल्चर और आपका फॉरेस्ट्री प्लांटेशन के काम से शुरू करते हैं जी। फिर धीरे धीरे उसको नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है जी। और तकनीकी सहायता की अगर बात करेंगे, जैसे आपने फाइनेंशियल का तो बता दें कि किस तरह से फाइनेंशियल उनको सहायता दी जाती है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को बनाने की, पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तकनीकी सहायता भी बहुत ज़रूरी, तकनीकी दिशा निर्देशन ज़रूरी रहता है, वो किस तरह से आप प्रदान करते हैं? तकनीकी सहायता के लिए हम प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट रखते हैं जी। जो कि कुल जो हमारा कॉस्ट आ रहा है उसका प्रोजेक्ट मेजर्स का उसका 20% होता है। तो वो हम जो भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, जो एनजीओ हैं या कोई और गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो उनको हम तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वो एक अमाउंट देते हैं जी। प्रदेश में कुल कितने इस समय वाटरशेड कार्यक्रम हमारे पूरी तरह संचालित किए जा रहे हैं? जी, कुल 50 वाटरशेड अब तक सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 8 कंप्लीट हो चुके हैं जी। और 21 अभी वाटरशेड ऑनगोइंग है, 21 स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं जी। बहुत उम्दा जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। इसी के साथ वक्त हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का। जनवाणी कार्यक्रम में किसी और अंक में किसी और विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।